पटना में हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। हमारे साथ हैं एएसपी मनीष कुमार। ये बताइए सर कि किस तरह से इस पूरे मामले की जानकारी आपको मिली और कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचे? हमें पिछले प्रधानमंत्री महोदय के दौरे से पिछले एक सप्ताह से हमें बहुत सारी स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। उसमें नेशनल एजेंसीज़ भी है, स्टेट एजेंसीज़ भी है और हमारे जो सोर्सेज होते हैं उससे कि ईसापुर में कहीं पर एक बिल्डिंग में इस दौरे से संबंधित या इस दौरे को डिस्टर्ब करने के लिए एक आतंकी साजिश वहाँ पे हो रही है। हम लोगों ने इसको सबसे पहले वेरीफाई किया टेक्निकल इंट से, साइंटिफिक इंट से, और जो हमारे सोर्सेज हैं ऑन फील्ड उससे हमने वेरीफाई किया। और वेरीफाई करने के बाद हम लोग ने 11 तारीख की रात को उस जगह को सर्च किया तो 2 लोग मिले वहाँ पे, मिस्टर जलालुद्दीन जी जो उस बिल्डिंग के मालिक हैं, जो झारखंड पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, और दूसरे मिस्टर अतहर परवेज जिनका पास्ट बहुत ही कलंकित रहा है। वो पहले सिमी के पूर्व मेंबर रहे हैं, एक्टिव मेंबर रहे हैं। बिहार में सिमी रिलेटेड जितने भी केसेस हुए हैं उन सारे अभियुक्तों के वो बेलर रहे हैं। और पिछले 2 सालों से जो अभी तक हमें सूचना है, पिछले 2 सालों से एसडीपीआई और पीएफआई के आड़ में कॉवर्ट ऑपरेशन करा रहे थे। अच्छा, आपने जो कहा कि जो जानकारी आई थी शुरू में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, क्या उसमें ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को अटैक करना है? किस तरह से टारगेट करने की जानकारी मिली थी? जैसा आप जानते हैं, जो इंट होता है वो बहुत ओपन इंडेड होता है। उसमें कहीं पर हम लोग इंट को कहीं पर क्लोज नहीं करते हैं, तो ओपन इंडेड इंट था। और उस इंट को हम लोगों ने लोकल सोर्स से हम लोगों ने वेरीफाई कराया। टेक्निकल तय था कि गड़बड़ी करना चाहते थे ये लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। अभी तक जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन का संकेत उसी तरफ है, लेकिन इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। इस दिशा में उन लोगों ने कोई शुरुआत भी कर दी थी क्या? एयरपोर्ट के आसपास कुछ इस तरह उन्होंने रेकी की थी? कोई ऐसी जानकारी? अभी बहुत ही नैसेंट स्टेज है, बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में हमारा इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए इन चीज़ों पर एकदम से फाइनल कमेंट करना तो ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारे पास जो हम लोगों ने जो वेरीफाई किया, जो हमें अभी तक एविडेंस मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो बहुत ही संदेहास्पद हैं। और 6 और 7 जुलाई को केरला से, तमिलनाडु से और वेस्ट बंगाल से टीम यहाँ आई थी, लोगों को ट्रेंड किया है। और जो ट्रेनिंग है वो मार्शल आर्ट के नाम पर हुई, लेकिन मार्शल आर्ट के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर वहाँ पर तलवार से, चाकू से लोगों को सिखाया गया और उनको ये कहा गया कि आप अपने इलाकों में जाओ और इलाकों में जाकर के इन चीज़ों को, लोग जितने भी गुमराह युवक हैं, जितने भी अशिक्षित युवक हैं, उनको मोटिवेट करो। मोटिवेट करके कोई प्लान उनका था, लेकिन चूंकि हम इस प्लान को बहुत सलीके से हम लोग इसको वॉच कर रहे थे, तो 11 तारीख ट्रेनिंग कहाँ पर हो रही थी? 6 और 7 जुलाई को ये ट्रेनिंग कहाँ? जलालुद्दीन के घर पे हुई? यस, जलालुद्दीन जी का जो घर है, उस घर में जो ऊपरी मंजिल है, उस ऊपरी मंजिल पर ये ट्रेनिंग हुई थी। उन्होंने अब तक कितने लोगों को रिक्रूट किया था, ये सब जानकारी मिल पाई होगी? अभी तक जो हमारे पास सूचना है उस हिसाब से हमारे पास 50 और 60 लोगों की लिस्ट है। हम लोग उसको और आगे बढ़ा रहे हैं और मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग इससे कनेक्टेड हैं, जिनके बारे में अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस हमारे पास हैं, उस एविडेंस को और पुष्ट कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी पूरे नेटवर्क को हम लोग बस्ट करेंगे। अच्छा, एफआईआर में 26 लोगों के नाम का जिक्र है। ये 26 लोग क्या पीएफआई से जुड़े हुए हैं? कौन लोग हैं ये लोग? ये जितने भी 26 लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो 26 लोग पीएफआई और एसडीपीआई का कॉवर्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। और इनमें से मैक्सिमम लोग, सबकी तो बात नहीं कर सकते हैं, बट इसलिए कुछ लोगों की उम्र 25 से 30 साल है और सिमी हम लोगों ने बैन 2001 में भारत सरकार ने किया था। तो कुछ मैक्सिमम लोग इसमें सिमी के एक्टिव मेंबर्स हैं। और जो सिमी का पहले से वर्क स्टाइल रहा है कि पहले सिमी में लोग रहते हैं और 30 साल के बाद वो बाहर आकर के इसी तरह के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में आकर के लोगों को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए या कम्युनिटी विशेष के विरुद्ध में लामबंदी करते हैं। तो जलालुद्दीन की क्या भूमिका थी और जो उसके सहयोगी थे अतहर परवेज, उनकी क्या भूमिका थी? अतहर परवेज के बारे में तो स्पष्ट है कि अतहर परवेज रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर थे पुलिस के। मिस्टर जलालुद्दीन जी वो रिटायर्ड झारखंड पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर थे, तो उनके पास पुलिस एक्ट था, पुलिस का टैक्ट भी था, पुलिस की उनको एक तरह से हथियारों का हुनर भी पता था। और उनके घर में ही ये पिछले 2 महीनों से, उनके हिसाब से 2 महीनों से ये एक्ट हो रहा था। अब हम लोग इसके पीछे जा रहे हैं, चूँकि सीसीटीवी के स्टोर होने का एक लिमिटेशन है, लेकिन इसके अलावा भी और हम लोग इसको पुष्ट कर रहे हैं। जो सीसीटीवी आप लोगों को मिला उसमें क्या दिख रहा है?
सीसीटीवी में तो बहुत सारे लोग, ऐसे लोग अनआइडेंटिफाइड जो यहाँ के लोकल नहीं हैं, वो आते जाते दिख रहे हैं। प्लस हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं, बिकॉज 54,000 कंटेंट्स हैं, तो उन 54,000 कंटेंट्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने में या डिस्कस करने ट्रेनिंग की बात भी सीसीटीवी से साबित हो रही है? नहीं, जहाँ पे एक पते की बात है कि जहाँ पे इनका ट्रेनिंग चल रहा था उसको सीसीटीवी कवरेज में इन्होंने नहीं रखा है। जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस सीसीटीवी कवरेज में है। आते जाते लोग दिख रहे हैं जो दूसरे राज्यों से आने वाले लोग। यस यस, और बहुत सारे लोग तो फेक एयर टिकट कटा करके, अगर मिस्टर ए हैं तो मिस्टर बी के नाम से एयर टिकट कटाया, पटना में फेक आइडेंटिटी पर रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके एक किसी गहरे षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं। और जिस होटल में ये लोग ठहरे थे, क्या वहाँ से क्या जानकारी मिली आप लोग को? हमारी टीम कल रात भर रेड्स में रही है, आज भी रेड्स चल रहा है हम लोग को, और हम 2-3 दिनों में आपको और इसमें विस्तार से बताने की स्थिति में रहेंगे। एक जो वहाँ पर डायरी मिली है या जो आप लोगों ने देखा है, भारत विजन 2047, जिसमें इस्लामिक कंट्री की बात कही गई है, इसमें मोटे तौर पर और क्या बातें हैं जो बातें पहले रखी गई उसके अलावा? इंडिया विजन 2047 इनका इनर सर्कुलेशन है, और 7 पन्ने का जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिकवर्ड हुआ है ऑफिस से भी, मिस्टर अतहर परवेज़ के घर से भी, और कल रात में जो रेड्स हुए हैं बहुत और से जगहों पर भी, उसमें इस बात को लिखाया गया है कि हम लोग हिंदुस्तान में शासन करते रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि हमारा शासन अंग्रेज़ों ने छीन लिया, लेकिन हम लोगों को फिर से संगठित होना है, और 2047 तक हमें हर घर से एक पीई का रिक्रूट होना है, पीएफआई का हर घर में एक रिक्रूट होना है जो आइडियोलॉग हो, और दूसरा जो आर्म्स विंग में जाए। और अगर 10% उसमें लिखा हुआ है, एग्जैक्ट वर्ड है कि अगर 10% मुस्लिम पॉपुलेशन, इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन भी अगर उनके पीछे रैली करती है, तो वो कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी, दैट वर्ड हैज़ बीन रिटन, बहुसंख्यक कमज़ोर आबादी को उनके घुटनों पर ला देंगे और 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। टर्की और पाकिस्तान से मदद की अपेक्षा भी रखते हैं, ऐसा जिक्र है उसमें? यस, उन्होंने जो अपने डिस्क्रिप्शन में उनका जो लिटरेचर है, उस लिटरेचर में है कि मैं बहुत दिनों से ये लोग दूसरे देशों के संपर्क में हैं, जैसे इस्लाम के जो फ्लैग बेयरर्स हैं, जो उसमें लिखा है, ये उनके शब्द हैं, टर्की, पाकिस्तान, और इनके पीएफआई के वहाँ से रिलेशन है। और ये लोग उसमें वर्ड है दैट देयर इज़ एग्जैक्ट वर्ड कि अगर हमें आर्म स्टैंड ऑफ स्टेट के साथ होता है तो हमें इस्लामिक कंट्री से मदद लेनी चाहिए। अच्छा, एफआईआर में नुपुर शर्मा का जिक्र भी किया गया है, और ये बताया गया है कि उस प्रकरण के बाद किस तरह से जो घटनाएं हुई हैं उदयपुर की, अमरावती की, और इसको लेके जो एक नाराज़गी है उसका भी जिक्र है, वो क्या कहा गया? नुपुर शर्मा जी के बयान के बाद जो प्रकरण हुआ, उसके बाद राजस्थान में उदयपुर में जो घटना हुई, उसके बाद अमरावती में जो घटना हुई, कहीं ना कहीं इनके कॉल लॉक्स उस तरफ इनको संबंधित कर रहे हैं। और उसके बाद जो एक हेटेड का माहौल बनाया गया था, उस माहौल को ये लोग चाहते कि और ज़्यादा फैले और लोग ज़्यादा रेडिकलाइज होकर के इनके तरफ आए। क्या आप लोगों को ये भी जानकारी मिली कि काफ़ी संख्या में इन्होंने रिक्रूटमेंट कर लिया है, बहुत सारे युवकों को जोड़ लिया अपने साथ? इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन स्लीपर सेल्स और रिक्रूटमेंट्स हुए हैं। अच्छा, फंडिंग कहाँ से होती थी, ये भी आप लोग की जानकारी में आया कि 83 लाख रुपए जो हैं इनके अकाउंट में मिले हैं। किनके अकाउंट में मिले और ये पैसे कहाँ से आए? जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ट्रेल्स हम लोगों ने वेरीफाई किए हैं, वो ट्रेल्स अजीबोगरीब तरीके से, अतहर परवेज़ जिनकी उतनी आर्थिक हैसियत नहीं है, 40 लाख, 30 लाख, 13 लाख के अगर इकोनॉमिक ट्रेल है तो वो संदेहास्पद है। और वो एक विशेष बैंक से, जो बैंक, उस बैंक का नाम लेना मैं अभी नहीं चाहूँगा अनुसंधान के हित में, उस विशेष बैंक से ही ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये दूसरे देश से ट्रांसफ़र हुआ? मैं अभी नहीं कह सकता इसका, लेकिन इतना ह्यूज अमाउंट अगर ट्रांसफ़र होता है, कितने दिनों में हुआ? एग्जैक्ट समय तो नहीं बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल ही हुआ है। और दूसरा, इनका जो मॉडस सबसे ख़राब है कि ये रिलीजियस मौके पर कहीं पर खड़ा होकर के चंदा ले लेते हैं और उसको फिर मिसयूज़ करते हैं। तो क्या ईडी भी इस पूरे मामले को अब देख रही है? कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो अब इस पूरे मामले से जुड़ गई हैं? चूँकि ये जो मामला आया है बहुत बड़ी जानकारी है, और जिस तरह से देश विरोधी साजिश रची जा रही थी, तो ऐसे में अब कई एजेंसियों को जाहिर है शामिल होना पड़ेगा। नहीं, प्रारंभ से ही 11 तारीख से ही हम लोग NIA, ATS, स्पेशल ब्रांच और जितनी भी एजेंसियां हैं संबद्ध,
उन सब लोगों के साथ हम लोग ज्वाइंट एफर्ट कर रहे हैं और सब लोग अपनी इन्फॉर्मेशन इवन दूसरे स्टेट की जो इंट है, जैसे इन लोगों पर सेम जो इंडिया विजन 2047 की बात कर रहे हैं, सेम डॉक्यूमेंट्स अभी मेरी आज बात हुई है हैदराबाद के एसपी इंटेलिजेंस से, सेम इंडिया विजन तेलंगाना में बरामद हुआ था और वहाँ भी केस हुआ है। तो हम लोग जितनी भी एजेंसीज़ है स्टेट लेवल की और नेशनल लेवल की, हम लोग सबसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और चूँकि पुलिस टीम वर्क है और मेरा विश्वास है कि हम लोग मिल करके और इस तरह की साजिश और षड्यंत्र को पूरी तरह से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या अभी भी छापेमारी चल रही है? क्या एनआईए की छापेमारी चल रही है, पटना पुलिस की भी छापेमारी चल रही है? अभी सारी टीम मिलकर के छापामारी कर रही है। कल रात भर हमारी टीम, स्पेशल टीम छापामारी में रही है। बहुत सारे लोग डिटेन हुए हैं, बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हुए हैं। तो ये लगातार चलते रहेगा तब तक जब तक हम लोग इसको अंजाम तक नहीं पहुंचते हैं। तीसरा व्यक्ति कौन है जो गिरफ्तार हुआ, वो बता सकते हैं? नाम बताना अभी ठीक नहीं है, अनुसंधान के हित में ठीक नहीं है, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनसे निकालने हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें कोऑपरेट करें। आप जैसा बता रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में भी इस तरह के डॉक्यूमेंट मिले हैं, तो सिमी पर जिस तरह से प्रतिबंध की बात की गई, क्या आपको लगता है कि एसडीपीआई और जो पीएफआई है इस पर भी प्रतिबंध की सिफारिश होनी चाहिए? देखिए, भारत सरकार का मसला है, मैं इस पर कमेंट करने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन ये जो गतिविधियाँ हैं ये सही तो नहीं है किसी भी कीमत पर। तो ये थे पटना एएसपी फुलवारी शरीफ